नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज की तारीख है 14 जनवरी 2017। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली खबर ये है दोस्तों कि हाउस पैनल नॉट टू समन पीएम ऑन डिमोनेटाइजेशन, यानी कि सदन के पैनल ने ये कहा है कि नोटबंदी को लेकर के प्रधानमंत्री को कोई भी समन नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पीएसी यानी लोक लेखा समिति जो है, तो उसका जो अध्यक्ष, उसमें कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। और जो 22 सदस्य होते हैं, लेकिन उसका जो अध्यक्ष होता है तो आमतौर पर विपक्षी पार्टी का एक नेता बनाया जाता है। तो इसमें यह हुआ था कि जो इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे केवी थॉमस जी, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नोटबंदी को लेकर के एक समन जारी करेंगे। इस बात को लेकर के लोक लेखा समिति में जो भाजपा के लोग थे, क्योंकि आपको बता दूं कि जो लोक लेखा समिति होती है तो उसमें सदस्यों का अनुपात वही होता है जो कि संसद में पार्टियों के सदस्यों का होता है। तो इस हिसाब से भाजपा के सदस्य उसमें ज़्यादा हैं, तो उन लोगों ने दबाव बनाया था केवी थॉमस पे कि आप इस बात को घोषित करें कि लोक लेखा समिति के पास, यानी कि पीएसी के पास इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो नोटबंदी को लेकर के या तो प्रधानमंत्री को या तो उनके किसी और मंत्री को किसी भी प्रकार का समन भेजे। तो हालांकि तो पहले तो वो तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में दबाव में आकर के उन्हें उस बात के लिए तैयार होना पड़ा। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पीएसी डज नॉट जनरली क्वेश्चन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की नीतियों को लोक लेखा समिति कभी भी सवाल नहीं करती है, उन पर कोई भी सवाल जो क्वेश्चन नहीं करती, कोई भी सवाल नहीं उठाती है। बट इट कैन एंड ऑफन डज कमेंट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, लेकिन नीतियों को लागू करने को लेकर के ये लगातार उस पर टिप्पणियां कर सकती है। और साथ ही साथ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इसके साथ ही अगर अनावश्यक खर्च किए जाएं या कि फिर वित्तीय अनियमितताएं हों तो ये उस पर भी टिप्पणी कर सकती है। तो ये मैंने बता दिया कि उसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, जो महत्वपूर्ण बात है कि लोक लेखा समिति में जो कोई भी सदस्य होते हैं तो अंतिम में एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट में उन सभी सदस्यों की एक आपसी सहमति होनी आवश्यक होती है। लेकिन आखिरी में यहाँ पर लिखा हुआ है द लैक ऑफ कंसेंसस ओवर द ईयर इन द डिसीजन हैज़ वंस अगेन कम आउट इन द ओपन इट्स चेयरमैन कमेंट्स, यानी कि इस बार इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष ने फिर से ये कहा है कि जैसा कि पहले भी होता रहा है कि लोक लेखा समिति की बैठकों में आम सहमति नहीं बन पाती है, तो इस बार भी आम सहमति नहीं बन पाई है। तो आप समझ गए कि जो अध्यक्ष थे वो चाहते थे कि एक समन भेजा जाए, लेकिन उनको नहीं भेजने दिया गया। तो अगली खबर दोस्तों ये है कि सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट द एडवांसिंग द बजट, आस्क्स हाई कोर्ट। तो अभी जो एक याचिका दायर की गई थी कि केंद्र सरकार जो अपना बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश कर रही है, तो वो उसको मुलतवी करके फिर से 28 फरवरी को ही पेश करे, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर उसका असर पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सो व्हाट्स द बिग डील है। बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। तो उन्होंने कहा है कि बजट को पहले पेश करने को लेकर के ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, यानी कि ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने सवाल किया है कि आखिर वो कानून का कौन सा प्रावधान है जिसका कि इसके द्वारा उल्लंघन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर कानून का या संविधान का या किसी अधिनियम का ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसका कि उल्लंघन बजट को पहले पेश करने से हो जाएगा। तो इस बात को जिन्होंने याचिका दायर की थी अमल शर्मा जी, वो इस बात को साबित नहीं कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला समाप्त कर दिया। तो ले दे के दोस्तों इस बार पक्का है कि बजट 1 फरवरी को ही आएगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ था आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो सारी बात बता ही दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक और टिप्पणी की थी कि अगर लोगों को ये बात पहले पता चल जाए, जो कि उनको 28 को पता चलनी थी, उनको अगर 1 तारीख को ही पता चल जाए कि उनके वित्तीय संबंधों, मतलब कि उनके पैसे का जो पब्लिक मनी होता है उसका आगे चल के क्या होने वाला है, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अगली खबर ये है कि इंडिया नोट बैन हैज़ हिट नेपाल हार्ड सेज एनवॉय, यानी कि नेपाल के राजदूत ने कहा है कि भारत की नोटबंदी ने नेपाल को काफ़ी ज़्यादा गहरा धक्का पहुंचाया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भारत के नोट हैं तो वो नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और क्योंकि सरहद के आर पार लगातार लोगों का आवागमन होता रहता है, और कई बार चूँकि नेपाल का ज़्यादातर आयात भारत से ही होता है, तो वहाँ के लोगों में और वहाँ की सरकार में भी भारतीय मुद्रा काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। और नेपाल की सरकार भी कई बार बहुत सारी खरीदियों के लिए या बहुत सारे आयातों के लिए भारतीय मुद्रा में ही कई बार उसका भुगतान करती है। तो चूँकि दोस्तों जब से नोटबंदी हुई है तब से ना सिर्फ नेपाल की सरकार, यहाँ पर लिखा हुआ है
कि नोटबंदी ने बहुत ही ज़्यादा गंभीर फिनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया है नेपाल में। ना सिर्फ सरकार बल्कि लोग भी बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर द हिंदू से बात करते हुए उनके एम्बेसडर दीप कुमार उपाध्याय ने ये कहा कि जो मनी की शॉर्टफॉल है यानी कि जो कैश की दिक्कत चल रही है तो उसकी वजह से वहाँ की सरकार और आम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया था एनवॉय, तो कुछ दो चार शब्द और बता देता हूँ। एक होता है एनवॉय, एक होता है डिप्लोमेट, एक होता है एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर। तो इन सभी का संबंध अक्सर विदेशों से यहाँ दूसरे देशों में जाने वाले दूतों या राजदूतों से होता है। तो आमतौर पर एनवॉय और डिप्लोमेट शब्द जो हैं तो ये तो अनौपचारिक शब्द हैं, लेकिन दो शब्द होते हैं, एक होता है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। एम्बेसडर यानी राजदूत और हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त। तो नेपाल के जो यहाँ पर राजदूत हैं तो उनको एम्बेसडर कहा जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान के हैं तो उनको हम एम्बेसडर ना कह के हाई कमिश्नर कहते हैं यानी उच्चायुक्त कहते हैं। ऐसा क्यों? तो ये मैंने आपको सवाल दिया है, तो इसका जवाब जरूर खोजिएगा। जब नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप ये जानिए कि बांग्लादेश के भी हाई कमिश्नर होते हैं, नेपाल के एम्बेसडर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर होते हैं, वहीं अमेरिका के एम्बेसडर होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क है? दोस्तों अगला है कि सर्वाइविंग ड्रॉट केरला इम्पोजेस कर्व ऑन वाटर यूज़। तो दोस्तों सर्वाइविंग का मतलब क्या होता है? तो जब कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो वहाँ पर किसी भी तरह से ज़िंदा बचे रहने की जो क्षमता है या ज़िंदा बचे रहने का जो प्रयास है तो यही हम सर्वाइवल या सर्वाइव कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वो कि जो सूखा है तो उससे किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हुए केरल ने पानी के उपयोग पे कठोर नियंत्रण लागू कर दिया है। तो दोस्तों इस बार मैं बताऊं कि केरल में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से वहाँ पर एक चीज़ जो निर्धारित की जा रही है वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति जिस इलाके में भी जितना भी पानी खर्च होता है तो उसका एक आंकड़ा रखा जाता है और ये निकाला जाता है कि उस क्षेत्र में भेजा गया पानी और उसके अलावा उस क्षेत्र में रहने वाली संख्या, तो उस हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कितने लीटर पानी खर्च हो रहा है। और वो फिर देखते हैं कि उनके रिजर्वायर्स या उनके बांधों में कितना पानी है, ताकि वो इस बात का निर्धारण कर सकें कि अभी तो ठंड चल रही है तो जब तक अगली बारिश नहीं होगी तब तक हम इस पानी को कितनी मात्रा में छोड़ें कि ये तब तक के लिए चल जाए। तो दोस्तों इस तरीके की वहाँ पे कवायद चल रही है और जिन देशों में भी पानी कम होता है या कि फिर भारत के ही जिन राज्यों में पानी कम होता है तो वहाँ पे अक्सर ये करना पड़ता है। अभी भी आपने देखा था ये कुछ दिन पहले कर्नाटक और केरल को लेकर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी पानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो सूखा है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, तो ये सूखा जो है तो वहाँ के पर्यटन को, वहाँ के उद्योगों को और वहाँ के विद्युत क्षेत्रों को और बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। यानी कि उन चीज़ों पर ये पहले से ही देखा जाने लगा, उसका असर वहाँ पे पड़ने लगा है। तो अगली खबर ये है कि ऑर्डर ऑन रूस्टर फाइट्स इज़ क्लियर सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया ही था इसके बारे में सब कुछ। तो आपको पता होगा कि रूस्टर क्या होता है। मनोरंजन के लिए जिस मुर्गे की लड़ाई कराते हैं उसको रूस्टर बोलते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूस्टर की लड़ाई में जो कोई भी ऑर्डर आया है वो एकदम स्पष्ट है। तो आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने एक बहुत कठोर निर्णय दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ना सिर्फ रूस्टर लड़ाने वालों को बल्कि जो कोई भी रूस्टर पालते हैं लड़ाने के उद्देश्य से उनको भी गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि वो एक प्रावधान हम हटा देते हैं कि उनको भी जाकर गिरफ्तार कर लेगी जो कि उसको लड़ाने के उद्देश्य से पाल रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि आप रूस्टर को लड़ा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बात को स्पष्ट किया है कि आप रूस्टर लड़ा नहीं सकते। तो चूंकि आज पोंगल था तो आज मेरे ख्याल से जल्लीकट्टू और ये मुर्गा भिड़ंत ये दोनों ही कार्यक्रम दक्षिण भारत में नहीं हो पाए होंगे क्योंकि अदालतों ने इन पर बैन लगा दिया है। अगली खबर ये है दोस्तों कि केन बेतवा परियोजना की लागत 18,000 करोड़ रुपए पहुंची। तो दोस्तों जो केन बेतवा लिंक है तो मैंने आपको बताया था पहले भी, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूं। तो ये केन और बेतवा नाम की दो नदियों को जोड़ने के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी, जिसमें कि बहुत सारे बराज और बांध होंगे जो कि केन और बेतवा को जोड़ने वाली जो एक नहर होगी। तो वो तकरीबन 3.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश और 14
14,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश की भूमि को सिंचित करने के काम आएगी। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या इससे उत्पन्न हो जाएगी वो ये है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व यानी कि पन्ना बाघ अभयारण्य है, तो वहाँ का तकरीबन 5,803 हेक्टेयर का इलाका पानी में डूब जाएगा। तो कई सारे पर्यावरणविदों ने इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की थी। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं जाने लायक। तो पहली चीज़ ये है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या होता है, तो ये आपको जानना चाहिए। और इसके अलावा एनवायरनमेंट क्लियरेंस कमेटी यानी कि पर्यावरण क्लियरेंस समिति, ये क्या है, तो इसको आपको जानना चाहिए। एक छोटी सी बात ये बता दूं कि जो पर्यावरण क्लियरेंस समिति है, तो इसने पहले इसकी लागत बताई थी 9,393 रुपये, लेकिन अभी जो नई लागत आ रही है वो आ रही है 18,000 करोड़ रुपये। तो मतलब कि 9,393 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ लगभग दोगुनी लागत बढ़ चुकी है। तो हमारे देश में अक्सर ऐसा ही होता है कि जब योजना बनती है शुरू में तो जितने की होती है, तो लागू होते होते वो 2-3 गुना तक उसका बजट पहुंच जाता है। और अक्सर इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार भी हो जाता है। अगली खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन रिजर्व्स इट्स ऑर्डर ऑन समाजवादी सिंबल। तो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर निर्वाचन आयोग ने अपना निर्णय आरक्षित कर लिया है, यानी निर्णय उन्होंने अपना एक बना लिया है, तो आगे चल के उसी घोषणा करेगा। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि कौन कौन से कानूनी पहलू होते हैं कि अगर एक पार्टी के बीच 2 गुटों में टूट हो जाए तो पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। तो वो पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा, तकरीबन 6 मिनट का वीडियो है और उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मैंने पहले दे दी हैं, तो यहाँ बताने लायक कुछ बचा नहीं है। तो अगली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट डिपोर्टेशन ऑफ सूडानीज स्टूडेंट, यानी कि सूडानी छात्रों के देश निकाले अर्थात निर्वासन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मुद्दा ये हुआ था कि 2 सूडानी छात्र हैं, तो वो तकरीबन 3 साल से बेंगलोर के एक डिटेंशन कैंप यानी कि एक नज़रबंदी केंद्र में रह रहे हैं। तो दोस्तों डिटेंशन के सेंटर या डिटेंशन कैंप वो होता है कि जब बाहर से कई बार बहुत सारे अवैध प्रवासी या कोई भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमारे देश में बड़ी समस्या है, ऐसा है वैसा है, तो आप कृपया हमें रख लीजिए। तो एक शरणार्थी शिविर के स्थान पर एक डिटेंशन कैंप लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ये उनके खिलाफ वो होता है कि वो उस डिटेंशन कैंप यानी उस नज़रबंदी केंद्र को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर वो उस नज़रबंदी केंद्र को छोड़ करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपने अधिकारियों को बताना होता है और इजाज़त लेनी होती है। और अगर वो इजाज़त के बगैर वहाँ उस इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं उस देश में, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई होती है। तो ये जो सूडानी छात्र थे तो इनको बेंगलोर के डिटेंशन कैंप में रखा गया था, लेकिन ये वहाँ से बिना बताए दिल्ली आ गए थे। तो जब ये दिल्ली में पकड़ाए हैं तो इनसे पूछताछ हुई, तब ये पता चला कि इन्होंने कानून को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। तब इनके ऊपर सरकार ने कहा कि हम इनको देश निकाल देते, इनको वापस सूडान भेजो। लेकिन इन्होंने ये याचिका लगाई कि हमारे सूडान में चूंकि गृह युद्ध चल रहा है और अगर हम वहाँ गए तो परसिक्यूशन यानी कि अत्याचार अथवा जुल्म के शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूडान में बहुत दिनों से जनजातीय संघर्ष चल रहा है। इसी चक्कर में दक्षिणी सूडान का जो इलाका है टूट करके अलग देश बन चुका है 2012 में, लेकिन वहाँ पर अभी भी कोई जो कन्फ्लिक्ट है, वो कलह जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग सूडान से भाग गए हैं जो बाहर के देशों में रह रहे हैं। तो ये दोनों छात्र दरअसल पे सूडान से इसी वजह से आए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई लोगों, अगर आपको यहाँ पे सही तरीके से रहना है तो आप कानूनी तरीके से रहो, और अगर नहीं रहोगे तो इस बार तो हमने आपको क्षमा कर दिया, बचा दिया। लेकिन अगली बार से उन्होंने संकेत दिया ना सिर्फ इन 2 छात्रों को बल्कि उन सभी लोगों को कि जो कि बाहर के देशों से आते हैं और हमारे यहाँ डिटेंशन सेंटर यानी नज़रबंदी केंद्रों में रहते हैं और फिर बिना किसी को बताए देश के इधर उधर के इलाकों में घूमने लगते हैं। तो ये एक तरीके से उन सभी के लिए चेतावनी है कि अगर अगली बार वो ऐसा करते हैं तो उनको निपटाया जाएगा। अगली खबर ये है कि यूएस वरीड और पाक मिसाइल्स यानी पाकिस्तानी मिसाइलों से यूएस थोड़ा सा चिंतित हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक मिसाइल का परीक्षण किया था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि वो फर्जी मिसाइल परीक्षण है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसके पहले भी शाहीन 3 नाम की एक मिसाइल जो कि 2750 किलोमीटर की मार वाली है, तो उसका पहली बार ही जो परीक्षण था 2015 में कर लिया गया था। और उसकी जो मारक क्षमता है तो भारत के अंडमान निकोबार सहित भारत के जितने भी इलाके हैं उन सभी को वो घेर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी समस्या यूएस के लिए है वो ये है कि इस मिसाइल की मार की रेंज में अब इजराइल और यूरोप के भी कई सारे देश आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी युद्ध होता है तो पाकिस्तान इनका कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यूएस को टेंशन है। तो
ये एक और बात लिखी हुई थी नीचे कि एक प्रोग्राम में जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जो बिडेन है, तो उन्होंने इस बात की ओर इंगित करते हुए कहा था कि ना सिर्फ उत्तर कोरिया बल्कि रूस और पाकिस्तान ने कुछ ऐसे काउंटर प्रोडक्टिव कार्य यानी कि कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे कार्य किए हैं कि जिनकी वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है। और अगर यहाँ पर दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया या कि यूरोप में किसी भी प्रकार की लड़ाई, क्षेत्रीय लड़ाई छिड़ती है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का एक परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। तो इस तरीके की बात उन्होंने की है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि अभी इतनी आसानी से परमाणु युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि हालांकि एक दूसरे को धमकी वमकी तो देते रहते हैं, लेकिन परमाणु युद्ध छिड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि किसी के लिए भी एक बार परमाणु हमला कर देने के बाद फिर खुद बच पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि जिनके भी पास परमाणु हथियार हैं, तो अगर उन्होंने दोबारा हमला किया उनके ऊपर, तब तो फिर उनका भी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से तो पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। तो धमकी ज़रूर देते हैं एक दूसरे को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे ज़्यादा धमकी पाकिस्तान देता है और उत्तर कोरिया देता है, लेकिन कोई इतनी आसानी से उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अगली खबर ये है कि यूएस ने स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर क्यूबन माइग्रेंट्स, यानी कि क्यूबा के शरणार्थियों के लिए जो एक विशेषाधिकार, जो एक विशेष उपचार प्रदान करता था अमेरिका, वो अब नहीं करेगा। तो एक 22 वर्षीय पुरानी नीति को समाप्त करते हुए बराक ओबामा ने ये कहा है कि अमेरिका आने वाले बहुत सारे क्यूबा प्रवासियों को अब अमेरिका में ठीक उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसी तरीके से माना जाएगा जैसे कि बाहर से देश से आने वाले प्रवासियों को माना जाता रहा है। तो आपको बता दूं कि जो कोई भी क्यूबाई अमेरिका पहले आते थे तो अमेरिका आ जाते थे और सिर्फ कुछ दिन रहने के बाद ही वो यहाँ पे एक लीगल रेसिडेंसी यानी कि एक कानूनी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते थे और यहीं पे लगातार रहने लगते थे। तो अब उस चीज़ को उन्होंने समाप्त कर दिया है बराक ओबामा जी ने। तो उसके पीछे एक वजह क्या है, तो मैं आपको वजह ये बता दूं कि बहुत पहले जब यूएस और क्यूबा के बीच आपस में एक जंग टाइप की चल रही थी, तो एक शीत युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जो कि क्यूबा में बदमाशी करते थे, सरकार की मुखालफत करते थे और बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते थे, या कि बहुत सारी सूचनाएं यूएस वगैरह को पहुँचाते थे जो कि खुफिया सूचनाएँ होती थी क्यूबा की। तो जब क्यूबा सरकार उन पर कोई भी मतलब एक्शन लेना चाहती थी तो वो भाग करके क्यूबा से अमेरिका आ जाते थे, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका तकरीबन 160 किलोमीटर दूरी है, बीच में 160 किलोमीटर का समंदर है। तो बड़ी आसानी से वो अमेरिका भाग आते थे और अमेरिका इनको बहुत आसानी से बसा लेता था। इस बात को लेकर क्यूबा का ये कहना था कि आप हमारे गद्दारों को, चोरों को, बदमाशों को अपने यहाँ पनाह देते हैं, जो कि ठीक नहीं है और एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी है। लेकिन अमेरिका तो सबका दादा है भाई, चौधरी है, तो उसको कोई क्या कह सकता था। लेकिन अभी क्या है कि अब तकरीबन 22-25 सालों में अब अमेरिका और क्यूबा के बीच थोड़ा सा हालात सामान्य हुए हैं और फिदेल कास्त्रो जी नहीं रहे हैं, तो जो कि दरअसल पे मेन बैरियर थे अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में। तो अब राउल कास्त्रो जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम अपने रिश्तों को अमेरिका से सुधारेंगे। और ओबामा जी ने भी हाथ आगे बढ़ाया था, ट्रंप ने भी कहा है कि ठीक है, हम क्यूबा से अपने रिश्तों को आगे ठीक ठाक करेंगे। तो ले दे करके इस वजह से अब वो सारे लोग जो कि क्यूबा में गड़बड़ियाँ करके यहाँ पे भाग आते थे, तो अब यहाँ पे नहीं भाग पाएंगे और इसका क्यूबा में बहुत सारे लोगों ने गलत इस्तेमाल किया था। अगली खबर दोस्तों ये है कि मोरक्को बैन्स प्रोडक्शन सेल ऑफ बुरका, यानी कि मोरक्को ने बुरका के उत्पादन और बिक्री दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है टुवर्ड्स ग्रेटर इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस, यानी कि लैंगिक समानता की ओर एक अग्रसर दिशा में जाने की पहल करते हुए हमने ये निर्णय लिया है। और वहीं पर अगली खबर जो है कि लिखा हुआ है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ओनली वे टू इजरायली पैलेस्टीनियन पीस, यानी कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच शांति सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों के बनने से ही संभव हो सकती है, यानी कि 2 देशों के बनने से ही संभव हो सकती है। तो ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि बहुत पहले जब 1947 में एक जियोनिज़म का नारा लगा था और उसके हिसाब से इजराइल का निर्माण किया गया था, तो वहाँ पर पहले एक फ़िलिस्तीन नाम का देश हुआ करता था कि, और उसी फ़िलिस्तीन पे कब्जा करके वहाँ पर फिर यहूदी जाकर के अपना इजराइल देश बसा दिए थे। और उसके अलावा जो उस इलाके में मुस्लिम रहते थे तो उनको गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक नाम के 2 इलाकों में समेट दिया गया था। लेकिन उन दोनों इलाकों को इजराइल ने हमेशा अपने नियंत्रण में रखा और वो हमेशा से इस बात की मांग करते आए कि हमको हमारा एक अलग देश फ़िलिस्तीन दे दो। लेकिन इजराइल ने कभी भी फ़िलिस्तीन की मांग नहीं मानी और सबसे बड़ी जो रुकावट रहा है तो अमेरिका रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा इजराइल को इस बात पर सपोर्ट किया कि
कि ठीक है, अगर आप फ़िलिस्तीन को नहीं देना चाहते देश का दर्जा तो आप मत दीजिए। तो इस वजह से क्या रहा है कि जो फ़िलिस्तीनी रहे हैं तो लगातार अपने एक देश की मांग करते रहे हैं, लेकिन इज़राइल जो है तो वो फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जब कोई भी फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा देने की मांग करता है दूसरा देश, तो इज़राइल उसके खिलाफ हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो इस बार ट्रंप प्रशासन ने भी, अब देखा गया है कि अमेरिका भी इस मामले में अब कड़ा रुख अपनाता जा रहा है और उसने इज़राइल को कह दिया है कि अब आपको मानना होगा कि फ़िलिस्तीन एक अलग देश है और आपको अब उसको एक देश का दर्जा देना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे चल के क्या होता है, जब कोई बड़ी बात होगी, घटना होगी तो आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे एक देश है साइप्रस। तो साइप्रस के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है साइप्रस, और साइप्रस में भी एक बड़ी समस्या चल रही है कि साइप्रस दो हिस्सों में टूटा हुआ है। हालांकि दोनों हिस्सों को अलग अलग मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन उत्तरी साइप्रस जो है तो वहाँ पे तुर्क लोग ज़्यादा रहते हैं, दक्षिणी साइप्रस में ग्रीक लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उत्तरी साइप्रस के लोग अपना एक अलग देश उत्तरी साइप्रस मानते हैं, और उस देश को दुनिया में सिर्फ एक देश मान्यता देता है, वो है तुर्की। तो इस तरीके से उत्तरी साइप्रस और दक्षिणी साइप्रस के बीच एक प्रकार का विभाजन चलता है, लेकिन उसको कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है। तो ऐसे ही उस बात को लेकर के झगड़ा चलता रहता है तुर्की और ग्रीस में कि उत्तरी साइप्रस दक्षिणी साइप्रस। तो उसमें कुछ बयानबाजी की थी और एर्दोगान यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति जी ने, तो उसको पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है। तो साइप्रस कहाँ पर है ये जरूर आप देख लीजिएगा, उसकी समस्या क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला है थाईलैंड सेट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि थाईलैंड जो है तो अपने संविधान में संशोधन के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक जो नए राजा बने हैं, थाईलैंड के पुराने राजा की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र नए राजा बने हैं, और उनका नाम है राजा महावज्रलांगकर्ण और बोधि इंद्र देव यारांगकुन। तो उन्होंने एक मांग की थी कि एक रीजेंट की नियुक्ति की जाए। तो दोस्तों रीजेंट वो व्यक्ति होता है कि जब कोई भी देश का नेता उस देश से बाहर होता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बड़े पद पर है और वो अपने देश से बाहर होता है या बीमार होता है, तो उसके स्थान पर उस वक्त के लिए जो कोई भी राज करता है उसको रीजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर यह हुआ था कि एक उन्होंने कानून बनाने की मांग की थी, और आपको पता होगा कि थाईलैंड में मिलिट्री का शासन है, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम उस कानून को बनाएंगे। तो उस कानून के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा अपना रीजेंट नहीं चुना जाता है, तो उनकी जो सलाहकार समिति है, जिसे वहाँ प्रिवी काउंसिल कहते हैं, तो उसका प्रमुख अपने आप ही वहाँ का रीजेंट हो जाएगा। क्योंकि रीजेंट की आवश्यकता इसलिए होती है दोस्तों कि अगर जैसे राजा कहीं देश के बाहर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस देश में तख्ता पलट हो जाए और कोई दूसरा आकर के वहाँ पर राजा इत्यादि बन जाए। तो रीजेंट वहाँ पर होता है जो कि राजा के स्थान पर उस वक्त के लिए सारे निर्णय लेता है। अगली बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि नॉर्मलसी विल रिटेन 2 to 3 मंथ्स। गडकरी ने कहा है कि 2 से 3 महीने में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो नोटबंदी की वजह से जो हालात बने हैं तो उसके बारे में गडकरी जी ने ऐसा बयान दिया है। अगली बात ये है कि BSE टू ओपन 1500 करोड़ IPO ऑन January 13 लिस्ट ऑन NSE। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है तो उसने अपने खुद को बेचने के लिए, यानी कि दोस्तों बेचने के लिए नहीं होता है, दरअसल पे होता ये है कि जब कोई भी कंपनी अपने विस्तार के लिए पूंजी जुटाना चाहती है, तो पूंजी जुटाने के लिए उसे अपने शेयर मार्केट में उतारने पड़ते हैं। तो BSE दरअसल पे खुद ही एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। तो उसने अपने विस्तार के लिए अब खुद भी एक 1500 करोड़ रुपए का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया है। तो IPO दोस्तों वो होता है कि जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार शेयर बेचने आती है, तो जिन शेयरों को वो उतारती है बेचने के लिए उनको IPO कहा जाता है, और बाद में जब उतारती है शेयरों को तो उनको IPO नहीं कहा जाता। तो उनका ये कहना है कि 23 जनवरी को इसका IPO BSE में, और उसके अलावा 3 फरवरी को इसका IPO NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी उतारा जाएगा। तो यानी कि जो BSE का एक राइवल है, जो उनका प्रतिस्पर्धी है, तो वहाँ पर भी जाकर के वो BSE के अपने स्टॉक्स को उतारेंगे। तो हालांकि दरअसल पे जब आपको पूंजी जुटानी होती है तो आप कहीं भी जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इन इंडिया टू क्लाइम ILO, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, तो उसने ये कहा है कि भारत में बेरोजगारों की संख्या आगे चल के बढ़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने कई सारी मतलब कि स्टडीज़ की हैं, कई सारे अध्ययन किए हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने ये सब कहा है। तो चूँकि काफ़ी लंबी खबर है तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको खुद ही देख लीजिएगा। तो आपको खुद ही पता है कि नोटबंदी की वजह से वैसे भी हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं तो उत्पन्न हो ही रही हैं। ऊपर से पहली बात तो बता दूँ कि मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ निवेश ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि हम बहुत सारे लोगों में रोज़गार उत्पन्न करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो ये होगा कि भारत में चूँकि सेवा क्षेत्र को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र जो है तो हमेशा से उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है।
तो सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला तो विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में रिवाइव नहीं होगा, यानी कि उस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक हम ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में रोज़गार दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगला कि ट्रेड डेफिसिट नैरोज इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में व्यापार घाटा कम हुआ है। तो दोस्तों व्यापार घाटा क्या होता है कि जब आपका आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है तो इसको कहते हैं व्यापार घाटा। यानी कि आपने 10 अरब डॉलर का मंगाया सामान और 8 अरब डॉलर का निर्यात किया, तो आयात निर्यात से ज़्यादा हो गया तो 2 अरब डॉलर का आपको व्यापार घाटा लगा। लेकिन बाय द वे अगर आपने 10 अरब डॉलर का आयात किया और 12 अरब डॉलर का निर्यात किया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपने ज़्यादा निर्यात किया, तो इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस, यानी कि व्यापार आधिक्य। हालांकि ऐसा भारत के संदर्भ में कभी भी नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो आंकड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब दिसंबर का आंकड़ा होता है तो ये नहीं होता कि दिसंबर में व्यापार घाटा कम हुआ तो नवंबर की अपेक्षा कम हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिसंबर में व्यापार घाटे का मतलब होता है कि दिसंबर 2016 का व्यापार घाटा दिसंबर 2015 के व्यापार घाटे से कम हुआ। तो किसी भी महीने का जो कोई भी इंडेक्स या जो कोई भी सूचकांक या जो कुछ भी आता है, तो हमेशा उसके एक साल पहले के ठीक उसी महीने के, या कि अगर किसी तिमाही का आया है तो उसके एक साल पहले के ठीक उसी तिमाही के, या इस छमाही का आया तो उसके ठीक एक साल पहले के उसी छमाही के आंकड़ों के कंपैरिजन में, तुलना में होता है। वो कभी भी अपने पिछले महीने या पिछले छमाही की तुलना में नहीं होता है। तो दोस्तों आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली खबर ये है कि नीति आयोग ने कहा है कि हम जल्दी ही गरीबी रेखा को तय करने के लिए एक पैनल स्थापित करेंगे। तो अभी वो चल के एक पैनल स्थापित करेंगे और जब वो पैनल स्थापित हो जाएगा तो वो क्या रिपोर्ट देता है, जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर दोस्तों ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन स्टील आइटम्स, यानी कि कुछ विशेष स्टील के आइटमों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया गया है। तो दोस्तों एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है? तो दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि भारत में स्टील का उत्पादन हो रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका स्टील बहुत ज़्यादा सस्ता है और वो भारी मात्रा में स्टील का उत्पादन करते हैं, जिससे कि उन्हें और भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो वो बहुत सस्ती कीमत पर उसको हमारे देश के बाज़ार में डंप करते हैं, यानी कि हमारे देश के बाज़ार में उसकी बहुत भारी मात्रा को बेच देते हैं। तो जब वो स्टील हमारे भारत में आता है तो भारत की कंपनियों का स्टील जो है, तो मान लीजिए कि 500 रुपये क्विंटल है, तो उनका जो स्टील है तो 400 रुपये क्विंटल है। तो यहाँ पे जो खरीदने वाले होते हैं तो वो हमेशा उसी स्टील को खरीदते हैं जो ज़्यादा सस्ता होता है। तो इस वजह से यहाँ के व्यापारी भी उसी स्टील को ज़्यादा बेचते हैं जो ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे देश की स्टील के निर्माता है उनको भारी घाटा उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टील बिकता ही नहीं है, क्योंकि महंगा होने की वजह से उस स्टील को कोई नहीं खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि उनकी स्टील की कीमत 400 है, हमारी स्टील की कीमत 500 है, तो सरकार उस पर 150 रुपये एंटी डंपिंग डाल देती है। तो जब एंटी डंपिंग टैक्स ड्यूटी डाल देती है तो वो स्टील तो 400 का था, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी 150 रुपये डाल देने से अब उसकी कीमत 550 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्टील की कीमत कितनी है? 500 ही है, क्योंकि उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा। लेकिन बाहर का जो स्टील आ रहा था उसमें एक अतिरिक्त शुल्क लगा दिया जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कहलाता है, जिसकी वजह से उसकी कीमत कितनी हो गई? 550। तो इस वजह से उस स्टील की मांग अब जो है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा कौन सा बिकेगा? भारतीय स्टील। तो इसे कहते हैं दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो चूंकि क्या हो रहा है कि चीन और यूरोपियन यूनियन से भारत में जो स्टील आ रहा है उसकी वजह से भारत की स्टील के निर्माता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका स्टील बिक नहीं पा रहा है। तो इस वजह से भारत ने उस पर स्टील पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। अगला ये है कि RBI में कट रेपो रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट इन फरवरी। ये HSBC ने कहा है। तो HSBC एक प्राइवेट बैंक है, तो उसने ये कहा है कि RBI जो है तो फरवरी में अपनी रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की, यानी आधार पॉइंट की कटौती कर सकता है। तो दोस्तों 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25% की कटौती कर सकता है। तो दोस्तों जब करेगा तो देखा जाएगा। हालांकि अभी तो नहीं की थी, माना जा रहा था कि नोटबंदी के बाद वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे एक और ख़बर है, हालांकि कोई बहुत ख़ास नहीं है। तो ये TCS की खबर है, कोई ख़ास नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि BCCI खबर है। तो दोस्तों ऐसा कुछ अब ख़ास है नहीं आज के पेपर में। अच्छा, पीछे के पेज में कुछ और ख़ास है, देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छपी है और ये है कि इंडियन पेपर में भी कैंसर फाइटर, यानी कि भारत की एक मिर्ची जो है तो कैंसर से लड़ने में सक्षम पाई गई है। तो ये कहा गया है कि भारत में पाई जाने वाली एक लॉन्ग पेपर यानी कि लंबी मिर्च में एक ऐसा रसायन पाया गया है जो कि उस एंजाइम के उत्पादन को रोक देता है, जिसका कि अक्सर देखा गया है कि वो हमेशा कैंसर के ट्यूमरों में भारी मात्रा में पाया जाता रहा है। और ये माना जाता है कि वो एंजाइम जो है तो कैंसर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहता है। तो वो जो केमिकल है तो वो उस कैंसर के
एंजाइम को बनने में रोक देता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है पाइपर लॉन्ग्यूमाइन यानी कि पीएल, और ये देखा गया है कि विच हैज़ शोन एक्टिविटी अगेंस्ट मैनी कैंसर्स। तो ये बहुत सारे कैंसरों के खिलाफ अपनी सक्रियता को दिखाता है, और वो कैंसर हैं प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, और इसके अलावा आंत का कैंसर, लिम्फोमा का कैंसर, ल्यूकेमिया का कैंसर, और शुरुआती ब्रेन ट्यूमर, और इसके अलावा अमाशय का कैंसर। तो इस प्रकार के जितने भी कैंसर हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि उस प्रकार के कैंसरों को ठीक करने में वो तत्व जो है, यानी कि मैंने आपको तत्व बताया जो पीएल नाम है जिसका, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषहरण, यानी कि एंजाइमों में जो जहर होता है उसको निकाल लेता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से शोधकर्ताओं ने एक ऐसा आणविक संरचना विकसित किया है कि जिसकी वजह से वो जो केमिकल है वो खुद को इंजेस्ट होने यानी निगले जाने से पहले ही दूसरे रूप में मतलब ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पीएल जो है तो खुद को एचपीएल में परिवर्तित कर लेता है, और एक्टिव ड्रग दैट साइलेंसेस द जीन कॉल्ड जीएसटीपी1, यानी कि जो जीएसटीपी1 नाम का एक जीन है तो ये उसको निष्क्रिय कर देता है। और चूंकि ये देखा गया है कि जो जीएसटीपी1 जीन है तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम उत्पादित करता है जिसको कि भारी मात्रा में ट्यूमरों के भीतर पाया गया है। यानी कि जो जीएसटीपी1 एंजाइम है तो दरअसल पे एक प्रकार का कैंसरस एंजाइम होता है, और इस कैंसरस एंजाइम को ये जो ड्रग है पीएल तो ये एचपीएल में परिवर्तित होने के बाद पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देती है। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने यानी शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम इस पीएल से और भी आगे चल के बहुत सारी दवाइयों को विकसित करें जो कि इस प्रकार की बीमारियों में आगे चल के काम आए। तो यहाँ पे लिखा है इन प्रेज ऑफ हेयर अ पोएम दैट क्लीन्स योर एनवायरनमेंट। तो यानी कि एक कविता है जो कि मतलब कि इन प्रेज ऑफ हेयर, यानी कि एक कविता का नाम है इन प्रेज ऑफ हेयर, यानी कि वायु की प्रशंसा में। तो वो हमारे पर्यावरण को साफ करती है। दरअसल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक पोएम थी तो उसको एक ऐसे विशेष प्रकार के उपचारित पदार्थ के ऊपर छापा गया था कि उस उपचारित पदार्थ के अगर किसी भी छापे गए फ्लेक्स को या प्रिंट को अगर हम कहीं पर भी लगा देते हैं किसी इलाके में, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के इलाके में लगाया गया था, तो उस इलाके की हवा को वो सोख करके बहुत ज़्यादा उसमें जो नाइट्रोजन के प्रदूषक पदार्थ होते हैं उन सभी को वो सोख लेता था और उसके बाद स्वच्छ हवा को छोड़ता था। तो ये कहा गया है कि उसने तकरीबन 2 टन के आसपास मतलब कि नाइट्रोजन को पिछले कुछ दिन में नाइट्रोजन के प्रदूषक पदार्थों को पिछले कुछ दिन में क्या किया है, सूख लिया है। अगली खबर ये है कि न्यू कंप्यूटर मेथड टू टेल नेम्स एक्स अपार्ट, यानी कि एक ही नाम के दो लोगों को अलग अलग करने में एक नई कंप्यूटर विधि विकसित की है। किसी काम की नहीं है, मतलब कि अपने काम की नहीं है वो खबर। यहाँ पे लिखा है एज ड्रग सप्लाईज रन शॉर्ट इजिप्ट टर्न टू हर्बल रेमेडीज, यानी कि ड्रग सप्लाईज अर्थात कि दवाओं की आपूर्ति कम होने की वजह से इजिप्ट ने आयुर्वेदिक औषधियों यानी कि हर्बल यानी कि इसको क्या कहेंगे प्राकृतिक औषधियों का सहारा लिया है। तो दोस्तों ये कहा गया है कि अभी इजिप्ट में एक ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि एक ऐसा आर्थिक सुधार किया गया था कि जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई, और वहाँ पे जो परंपरागत दवाएं हैं यानी कि जो एलोपैथिक दवाएं हैं तो और जो वहाँ की जेनेरिक और बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएँ हैं तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि जो कोई देश में बनने वाली दवाएं हैं तो उनकी कीमतें 15% बढ़ गई हैं, और जो बाहर से आयात की जाने वाली दवाएं हैं उनकी कीमतें जो 20% तक बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि काहिरा में, मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, उसको कायरो कहते हैं अंग्रेजी में, तो काहिरा में ये देखा गया है कि बहुत से लोगों ने उसके स्थान पे अब आयुर्वेदिक दवाओं को अपनाना शुरू किया है, यानी कि हर्बल औषधियों को अपनाना उन्होंने शुरू किया है। तो अभी वहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा है कि तकरीबन देखा गया है कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एपोथिकैरीज। एपोथिकैरी का मतलब होता है कि जो दवाएं बेचते हैं, हर्बल दवाएं बेचते हैं, उनको एपोथिकैरीज क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 70 से 80% की जो ग्रोथ है वो देखी गई है हर्बल दवाओं की बिक्री में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू का अनुवाद समाप्त होता है। थोड़ा लंबा हो गया, 33 मिनट का हो गया है, लेकिन ये इसलिए हो गया है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा था, काफ़ी चीज़ें आपको लगातार समझाता जा रहा था। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, वो ये है
कि कल द हिंदू नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों पोंगल की वजह से छुट्टी है तो द हिंदू कल छपेगा ही नहीं। तो दोस्तों कल आप परेशान मत होइएगा, सुबह जो लोग द हिंदू मंगाते हैं तो कल सुबह उनके यहाँ भी द हिंदू नहीं आएगा। तो अपने पेपर वाले को फ़ोन मत लगाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि द हिंदू कल छपेगा ही नहीं। तो जब छपेगा ही नहीं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो कल इसका ट्रांसलेशन भी नहीं आएगा। तो कल मुझे भी थोड़ा सा छुट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए ठीक है फिर, तो मिलते हैं कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे सीधे। तो परसों तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उस आप लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि, जय हिंद।